अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ओके जी, चलें जी। हमने सेकंड ईयर फिजिक्स जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पढ़ ली थी। ठीक है जी, ओके हो गया, आवाज आ रही है। तो सेकंड ईयर फिजिक्स हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पढ़ ली थी अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स इसी सेकंड ईयर के फर्स्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, कोलम्स लॉ में। और ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी नाइन्थ में भी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। तो यहाँ हमने दोनों का कंपैरिजन देखना है। और इस कंपैरिजन में वैसे इंटरेस्टिंग सी बात है, यही क्वेश्चन इस बार सेकंड ईयर के पेपर के सेकंड टाइम में ये क्वेश्चन आया है लॉन्ग क्वेश्चन में कि राइट सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ हमने कंपैरिजन स्टडी करना है बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसमें दो चीजें हैं, एक हम सिमिलैरिटीज को डिस्कस करेंगे, एक हम डिसिमिलैरिटीज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम डिसिमिलैरिटीज को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी डिसिमिलैरिटीज हैं। बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फर्स्ट जो डिसिमिलैरिटीज है बिटवीन, जी रिफ्लेक्शन हो रही है। बस बेटा यूं समझे कि अब आप ऑडियो पे गुजारा करें, वीडियो पे जो है ना, जो नजर आ रहा है बस इसी पे गुजारा ही चलाएं। तो उम्मीद है आपको आवाज आ रही होगी, बाकी आप जो है देख लेंगे इंशाल्लाह। कोई इतनी बड़ी मुश्किल या इस तरह की डायग्राम वाली चीज नहीं है, बस सिर्फ समझने वाली तो चंद एक पॉइंट्स हैं। जी रिफ्लेक्शन हो रही है बिल्कुल, तो कल इंशाल्लाह ये रिफ्लेक्शन भी नहीं होगी। चलें जी, तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहते हैं जी, अगर हम दोनों का फार्मूला डिस्कस करें कि इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फार्मूला है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जो हमारे पास फार्मूला बनता है उसे हम कहते हैं जी एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 over R square. Fe is the electric force, K is constant of proportionality, electric constant, Q1 is the magnitude of one charge, Q2 is the magnitude of other charge, and R square is the square of distance between 2 point charges. ये हमारे पास फार्मूला है फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फार्मूला लिखें तो हम फार्मूला लिखते हैं जी एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ये फार्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के लिए। ये फार्मूला हम अलग अलग लिखते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स में ये जो फार्मूला है, या जिसे हम कहते हैं कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स में जो हमने फार्मूला लिखा हुआ है ये हमने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास जो फार्मूला है चले, तो अगर हम ग्रेविटेशनल लिखें तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के मुताबिक फार्मूला बनता है जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 एंड m2 इस दोनों के मैसेज हैं।
एंड आर स्क्वायर जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन टू मैसेज। तो इसी फार्मूले से हम कुछ और भी डिसिमिलैरिटीज देखेंगे। तो पहली बात यह है कि ये जो फार्मूला है ये कूलम्स लॉ के मुताबिक है, और ये जो हमने फार्मूला लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। और इसी फार्मूले के मुताबिक कुछ हमें डिसिमिलैरिटीज यहाँ से नजर आ रही हैं। फर्स्ट हम देखते हैं जी ये वैल्यू जो है के की क्या वैल्यू होगी, और यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट यूज किया है जी इसकी क्या वैल्यू होगी। अगर हम के की वैल्यू लिखें तो के की वैल्यू बनती है हमारे पास 9 क्रॉस 10 रेज टू पावर प्लस 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, क्योंकि इसका यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर ही बनेगा। इस वजह से क्योंकि यहाँ से अगर आप फार्मूला देखें तो के का यूनिट निकालें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। अगर हम जी की वैल्यू देखें तो जी की वैल्यू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ के मुताबिक बनती है 6.673 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दोनों में सिर्फ एक जो है डिफरेंस मैंने लिखा है, अगर यूनिट की बात करें वैल्यू तो दोनों की डिफरेंट ही है। तो यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर है ड्यू टू चार्जेस, और यहाँ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और ये किस वजह से ड्यू टू मैसेज। ये वैसे आप यूनिट यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप जी की वैल्यू अलग करें तो आपके पास आंसर आएगा FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 M2, और अगर इसकी वैल्यू अलग करें तो यहाँ से आंसर आएगा FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। चलें जी, और हम कहते हैं अगर दोनों की वैल्यू देखा जाए तो ये के की वैल्यू लार्ज है और जी की वैल्यू स्मॉल है, क्योंकि यहाँ पे ये पावर 10 रेज टू पावर प्लस 9 है और वहां पे ये जो पावर है 10 रेज टू पावर माइनस 11 है। तो इट मीन अगर इसी वैल्यू से देखें तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स देखें तो ये वैल्यू ऑफ जी कम है, तो जिस वजह से हम कहते हैं इट इज अ वीक फोर्स। Electric force is a strong force and due to small value of G gravitational force is a weak force। तो इट मीन हम कह सकते हैं इसके डिसिमिलैरिटीज के अंदर कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है ड्यू टू लार्ज वैल्यू ऑफ के, और ग्रेविटेशनल फोर्स है वीक फोर्स है दोनों के कंपैरिजन के मुकाबले में ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी। वो हमें दोनों की वैल्यू जो हमने लिखी हुई है इससे हमें शो हो रहा है कि एक की वैल्यू लार्ज है दूसरे की कम है। चलें, अगर यही फार्मूले से हम देखें तो यहाँ पे जो है दो चार्जेस हैं इलेक्ट्रिक फोर्स में, दो चार्जेस लिखे हुए हैं Fe इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो Q1 या Q2 दो चार्जेस हैं, लेकिन यहाँ हमने दो मैसेज लिखे हुए हैं। तो इट मीन एक और भी डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो दो चार्जेस के दरमियान कंसीडर की जाती है, और जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कंसीडर की जाती है बिटवीन टू मैसेज। वो आपको फार्मूले से, दोनों के फार्मूले से क्लियरली शो हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स में Q1 और Q2 हमने लिखा है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने M1 और M2 लिखा है। तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मैसेज, कि ये दो चार्जेस के दरमियान प्रेजेंट होगी, ये दो मैसेज के दरमियान प्रेजेंट होगी। और एक और अगर हम यहाँ से डिसिमिलैरिटीज लिखना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं जी इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ मीडियम डिपेंडेंट। कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर आपको कूलम्स लॉ याद है तो जब हमने दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान मीडियम प्लेस किया था तो मीडियम के प्लेस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ हम ये जो के की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ के लिखते हैं हम, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
के की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, जबकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 ×10⁻11। तो यहाँ से हम के की वैल्यू ड्राइव करते हैं। तो बहरहाल हमने ये लिखा हुआ है कि ये है मीडियम डिपेंडेंट, तो इट मीन जब हम मीडियम के साथ डिपेंड करते हैं तो फिर ये हम जो एप्सिलॉन नॉट लिख रहे होते हैं, ये टोटल फोर्स, अगर ये फोर्स जो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, ये लिखी हुई है फॉर द वैक्यूम्स, के की जगह मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मीडियम के लिए लिखूं तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स मेरे पास ये आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो इसी फार्मूले को अगर मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं तो 1/एप्सिलॉन आर को मैं साइड पे लिख देता हूं, तो मेरे पास फार्मूला कुछ यूं बन जाएगा 1/एप्सिलॉन आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इट मींस ये ऑलरेडी फोर्स है जो मैंने एप्सिलॉन आर के साथ लिखी है, इसका मतलब ये वो फोर्स है जब मैंने मीडियम प्लेस कर दिया था, और वो अलग फोर्स है जो थीसिस के अंदर है, ये वो फोर्स है जब वैक्यूम था। तो इसका मतलब मैं यूं लिख सकता हूँ F मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर into F vacuum. It means when medium is placed between two charges, then force will be reduced by 1/epsilon r times. कि जो force है वो reduce हो जाती है, कितना reduce हो जाती है 1/epsilon r टाइम reduce हो जाती है। एप्सिलॉन r की जो भी वैल्यू होगी हम यहाँ पुट कर देंगे, जब यहाँ पुट करेंगे तो ओवरऑल फोर्स विल बी डिक्रीज। तो इट मीन इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड अपॉन द मीडियम, के दो चार्जेस के दरमियान जब मीडियम हाइल करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और वो कितना डिक्रीज हो जाती है 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स, और एप्सिलॉन आर की यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। लेकिन अगर यही केस हम यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स में डिस्कस करें तो हम कहते हैं नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, दो मैसेज के दरमियान कोई भी मीडियम प्लेस कर दें, अगर ऑलरेडी हम कहते हैं जी दो मैसेज हैं उनके दरमियान जी एयर है, तो जो उनके दरमियान फोर्स होगी जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं, तो बाद में अगर उन्हीं दो मैसेज के दरमियान हम कोई भी मीडियम हाइल कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, तो मीडियम के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन फोर्स कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज होती है और मीडियम के प्लेस करने की वजह से ही डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स जब मीडियम को आप प्लेस कर देते हैं तो फिर रिड्यूस हो जाएगी, कितना रिड्यूस हो जाएगी क्या मैंने बताया हुआ है 1/एप्सिलॉन आर टाइम रिड्यूस हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने कहते हैं इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। मीडियम पे डिपेंड कैसे नहीं करती कि दो मैसेज है उनके दरमियान जो भी फोर्स है, अगर हम दरमियान में कोई मीडियम प्लेस करते हैं तो उस फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन इट कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज, इट विल रिमेन सेम। तो इट मीन इट नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, के ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करते। चलें जी, यहाँ तक ये पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट अगर हम कहते हैं जी जो इलेक्ट्रिक दो चार्जेस दरमियान, वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो रिपल्सिव भी हो सकती है। अगर तो दो सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, एक भी पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, या दोनों नेगेटिव हैं, बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव, देन सेम चार्जेस में रिपल्शन होगी। अगर अपोजिट है पॉजिटिव और नेगेटिव तो फिर अट्रैक्शन होगी। तो इट मीन इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, कि ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, ये रिपल्सिव भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की तो इट इज ओनली अट्रैक्टिव अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। उसने यही कहा था एवरी मास अट्रैक्ट विद अदर मास विद अ फोर्स, जो हमने सामने लिखी हुई है। तो इट मीन कि अगर हम डिसिमिलरिटीज एक और डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, कि वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है रिपल्सिव भी हो सकती है।
अट्रैक्शन कब होगी, रिपल्शन कब होगी, वो आपको बता चुका हूं कि जब when two similar charges like charges both are parallel both are same, it mean दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो देन हमारे पास रिपल्शन होगी। लेकिन अगर वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव तो फिर अट्रैक्शन होगी। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। लेकिन अगर यही बात हम ग्रेविटेशनल फोर्स में कहें तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इट इज ओनली अट्रैक्टिव। कि ये जस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है, ये कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है कि एक मैस दूसरे मैस को हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा। किसके साथ अट्रैक्ट करेगा ये सामने लिखी हुई है, इस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा जो है इसकी वैल्यू रिपल्सिव कभी नहीं हो सकती। एक और अगर हम डिसिमिलरिटीज डिस्कस करें तो हम ये कहते हैं जी इट इज कैन बी शील्डेड। इसे हम शील्डेड कर सकते हैं, ये बता देता हूं क्या चीज है। इट कैन नॉट बी शील्डेड। ये डिसिमिलरिटीज है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फोर्स शील्डेड की जा सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स शील्डेड नहीं की जा सकती। कैसे जी? कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं तो चले एक चार्ज है उसके अराउंड अगर हम एक बाउंड्री वॉल्स बना देते हैं तो उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो जस्ट वहीं तक महदूद हो जाएंगी। इससे आगे वो फोर्स जो है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो भी है, तो इसका मतलब है उस वो फोर्स उस बाउंड्री से आगे नहीं जा सकती। इट मीन हमने उसे एक जो समझे कन्फाइन कर दिया, एक जगह पे महदूद कर दिया है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं होता। अगर हम कहते हैं दो मैसेज है उनके दरमियान, वैसे तो मीडियम हम पहले कह चुके हैं कि मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करती। अगर दरमियान में कोई चीज प्लेस कर भी देते हैं तो उसकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोई महदूद नहीं होगी, उसकी वैल्यू वही रहेगी जो सेम है। चलें, ये तो है हमारे पास डिसिमिलरिटीज जो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। अगर हम कहते हैं जी जो एनुअल पेपर में क्वेश्चन आता है मोस्टली, वो कहता है जी अभी जो क्वेश्चन आया था उसने ये पूछा था जी फाइंड द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसने कोई मेंशन नहीं किया था, लेकिन जब की आई है तो उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि 3 डिसिमिलरिटीज एंड 2 सिमिलरिटीज के 3 कम अज कम डिसिमिलरिटीज लिखें और 2 जो हैं वो सिमिलरिटीज लिखें। तो ये हमने काफी सारी डिसिमिलरिटीज यहाँ लिखी हुई हैं। अगर हम सिमिलरिटीज की बात करते हैं जी, सिमिलरिटीज में अगर हम बात करें तो अगर आप दोनों के फार्मूलाज में देखें, के कांस्टेंट यहाँ जी कांस्टेंट और Q1 Q2 चार्जेस ये मैसेज, यहाँ भी आर स्क्वायर है यहाँ भी आर स्क्वायर है। और आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ है कि अगर कभी भी किसी भी फार्मूले में 1/r स्क्वायर आ जाए तो इट मीन इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट मीन मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक and gravitational force are the inverse square law. It mean it can hold inverse square law. कैसे जी? क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं F, अब एफ ई हो या एफ जी हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, both obey the inverse square law. It mean 1/r square, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। इट मीन जो फोर्स है, यहाँ फोर्स से मुराद इलेक्ट्रिक या ग्रेविटेशनल नहीं है, दोनों में से कोई भी फोर्स हो सकता है। तो ये फोर्स जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करती है। कैसे? हमने दोनों के फार्मूला से देख लिया है कि कांस्टेंट ये चार्जेस, ये कांस्टेंट, ये मैसेज, तो यहाँ से भी अगर हम इनको तमाम को कांस्टेंट रखें तो एफ इलेक्ट्रिक फोर्स आर स्क्वायर। और आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस in electric force, r is the distance between two masses in gravitational force. It mean simply हम कह सकते हैं कि r वो distance है जो दो charges के दरमियान या दो masses के दरमियान होगा। तो it mean एक similarities तो ये होगी कि it can holds inverse square law, f inversely proportional to r square। अगर हम दूसरी similarities देखें तो हम कह सकते हैं जी it is both are conservative, both forces are conservative।
अगर आपको फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 याद है तो उसके अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वहां से आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी, अगर आपको याद आ रही है तो। कैसे जी, क्या है कंजर्वेटिव फोर्स? तो हम ये कहते हैं जिसकी डेफिनेशन हमने दो लिहाज से की थी। एक हमने ये कहा था जी, दोज फोर्स इन विच वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। वर्क जो है उस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर आपको याद आ रहा है तो हमने 3 पाथ लिए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स ही ली थी वहां पे, 3 हमने पाथ लिए थे और 3 पाथ का वर्क डन हमने कैलकुलेट किया था। तीनों पाथ का वर्क डन आया था -mgh, फर्स्ट का भी, सेकंड का भी, और एक कर्व्ड पाथ लिया था, थर्ड पाथ जो सेंटर में था। तो तीनों का वर्क डन हमारे पास यही आया था -mgh। वर्क तीनों पाथ का सेम था। अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि दोज फोर्सेस इन विच वर्क डन इज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, कि वर्क जो है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और एक और डेफिनेशन भी हमने इसी कंजर्वेटिव फोर्स की थी। क्या डेफिनेशन की थी? हमने ये कहा था कि वर्क डन along the close path is equal to 0। हमने वहां एक क्लोज पाथ लिया था, उसका वर्क डन भी कैलकुलेट किया था, तो वो वर्क डन भी 0 था। तो इट मीन हम दो लिहाज से कह सकते हैं, वर्क डन, दोज फोर्सेस इन विच वर्क डन along the close path is 0 called conservative force। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर द कंजर्वेटिव। दूसरी डेफिनेशन ये की थी कि वर्क डन नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, कि वर्क डन जो है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक तीसरी जो है सिमिलैरिटीज लिखी हुई है, जिसे हम कहते हैं जी बोथ होल्ड्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये दोनों जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को होल्ड करते हैं। प्रिंसिपल आप लोगों ने में चैप्टर 8 के अंदर वेव्स के आर्टिकल के साथ ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, कि हम दो वेव्स सुपरपोज कर सकते हैं, कि दो वेव्स थी, क्रस्ट रफ, ये वो, तो तमाम चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि बोथ हम कहते हैं जी फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड आल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे द इनवर्स केरला। both forces are the conservative force and both forces hold the superposition principle, के दोनों forces superposition principle को भी hold करती है। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज में कोई क्वेश्चन? और ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में दे दे तो वो मेंशन करता है कि राइट द सिमिलैरिटीज एंड राइट द डिससिमिलैरिटीज, कि कभी कहता है जी आप सिमिलैरिटीज लिखें, कभी कहा देता है जी आप डिससिमिलैरिटीज लिखें। लेकिन अगर वो मेंशन नहीं करता तो फिर आपको दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी। जब वो कहेगा कंपैरिजन तो, लेकिन मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में वो मेंशन करता है कि राइट टू सिमिलैरिटीज, राइट टू डिससिमिलैरिटीज। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो वो मेंशन तो नहीं करेगा, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है सारी जो है डिससिमिलैरिटीज लिखनी है और ये 3 सिमिलैरिटीज लिखनी है। अभी जो क्वेश्चन आया था उसके की में उन्होंने मेंशन किया होता, हालांकि उसने क्वेश्चन पेपर में मेंशन नहीं किया, उसने जस्ट ये कह दिया राइट द कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन उन्होंने की में मेंशन किया हुआ था कि हमारे पास जो है 2 सिमिलैरिटीज बताएं और कम से कम 3 डिससिमिलैरिटीज बताएं। तो ये 5 होंगे तो 5 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। वैसे आप लोगों ने ये सारी जो है डिससिमिलैरिटीज, एक चीज जो है आप ये ऐड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जो लॉ है वो कूलम्स लॉ है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो लॉ होल्ड करता है वो न्यूटन्स लॉ है। जी बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन? जी, लास्ट वाला पॉइंट बेटा ये है कि हमने कहा था बोथ फोर्सेस आर द सुपर होल्ड्स द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर आपको चैप्टर 8 वेव्स का टॉपिक याद है तो वहां आपने ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू जो है हम वेव्स को ऐड कर सकते हैं। अगर 2 क्रस्ट है तो क्रस्ट क्रस्ट से मिलता है, ट्रस्ट ट्रस्ट से मिलता है। अगर क्रस्ट टफ है तो कैंसिलेशन हो जाती है। वहाँ फार्मूला पढ़ा था y = y1 y2 एंड y3 एंड सो ऑन yn तक।
तो तमाम वेव्स को हम उस रूल्स के थ्रू जो है ऐड कर सकते हैं। कोई भी वो वेव्स अगर आती हैं तो उसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई थिंक शायद स्मार्ट सिलेबस में नहीं था तो आपको याद नहीं आ रहा जी बेटा। कोई और क्वेश्चन? चलें जी, आई थिंक आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट जो है आपका इकोनॉमिक्स का लेक्चर होगा। जिनकी इकोनॉमिक्स है वो पढ़ेंगे। और ये एक बात कि आप लोगों को जो यहाँ पढ़ा रहे हैं आप लोगों को दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हम जो पढ़ा चुके हैं 2 या 3 टॉपिक पढ़ा लेंगे इस ऑनलाइन में, वो आप लोगों को दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। चलें जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।